अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। मैं बड़ा सीरियसली चाहता था कि कुछ रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर फोकस करें, खास करके वेस्ट और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक अंडरटोन या मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अंडर करंट्स के अंदर जो एक तलातुम है उसके ऊपर भी हम फोकस कर सकें। लेकिन अंग्रेजी का मुहावरा फिर याद आता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। और आज का दिन जो पाकिस्तान में इख्तिताम पसीर हुआ, उसमें एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो राजा परवेज अशरफ साहब का फैसला है, जहां पे उन्होंने मजीद 35 तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफे मंजूर किए और यूं अब तक 81 इस्तीफे जो हैं मंजूर कर लिए, प्लस शेख रशीद साहब का। लेकिन दो डेवलपमेंट्स और भी हैं, दो या तीन। एक तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इंटरम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पे बहुत आसानी से वहां की आउटगोइंग गवर्नमेंट ने और वहां की ऑपोजिशन ने, यानी पीडीएम ने और पीटीआई ने, एक कंसेंसस डेवलप कर लिया। और आजम खान जो एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, नॉट द आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बल्कि बहुत पहले 1993 में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उमर रसीदा शख्सियत हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर से एक्सेप्ट कर लिया गया और उस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। पंजाब में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हवाले से कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं कर सका, और वहां तहरीक इंसाफ ने सरेंडर कर दिया। उसमें मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी अहमियत क्या है, और खुद ही कह दिया है कि ठीक है, लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड दिस। इस तरह से क्यों हुआ? हालांकि तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौकफ था कि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फैसला करें। परवेज इलाही की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। तो इस नतीजे पे या इस डेडलॉक के ऊपर, ये इतनी एक रेडिकल पोजीशन के ऊपर तहरीक इंसाफ क्यों पहुंची विद पीडीएम और पीएमएलएन, तो इस पर भी मैं रोशनी डालता हूँ। लेकिन सबसे जो मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प किस्म की ड्रामेटिक डेवलपमेंट है, जो एक्सपेक्टेड भी थी लेकिन उसके बावजूद इंपॉर्टेंट है, वो ये कि राजा परवेज अशरफ साहब ने अपना तीसरा स्टेप उठाया इन अ सीक्वेंस। पहला स्टेप उन्होंने उठाया 17 जनवरी को, जब 35 तहरीक इंसाफ के इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए। दूसरा स्टेप उन्होंने उठाया 19 जनवरी को, जब नेशनल असेंबली का जो सेशन था, जो शुरू होना था दिन के 11 बजे, उसे उन्होंने मौखर किया और उसको 27 जनवरी ले गए। कोई वजह उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ उसका एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशू कर दिया। और तीसरा स्टेप वो है जो आज के दिन में आपसे बहुत घंटे पहले उन्होंने उठाया, जहां मजीद तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए। अब ऑफ कोर्स अपेरेंटली तो बड़ा विजिबल है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने ये तमाम इकदाम जो एक सीक्वेंस में उठाए हैं, जिसके नतीजे में मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा कि राजा साहब जो हैं जरदारी शरीफ हुकूमत को बचाते बचाते एक बिल्कुल जोकर लगने लग गए हैं सर्कस के। बड़े सगीर की तारीख में इससे बड़ा कोई सियासी जोकर जो है नहीं होगा, जिस तरह से उन्होंने ये सब चीजें की हैं, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिकॉज ये इतना बड़ा उन्होंने एक तजाद पैदा किया है अपनी ही वो पोजीशन से जो 1 साल से उन्होंने ली हुई थी, कम से कम 10 महीने से, और किस तरह से उन्होंने अपनी ही पोजीशन को नेगेट किया है, इसलिए वो जोकर नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट है, जिसमें जाहिर है कि मकसद ये था कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रेटन किया है इमरान खान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की लेजिटिमेसी को, उनकी जो पॉपुलैरिटी है हाउस के अंदर, उसे हमें चेक करना चाहिए। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये इंदिया दिया कि मैं, अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप करती है तो आई कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब जाहिर है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, न बांस रहेगा न बांसुरी। उस प्रिंसिपल पे अमल करते हुए उन्होंने वो तमाम सिचुएशन जो है वो खत्म कर दी है। और सेशन इसलिए उन्होंने कैंसिल किया क्योंकि फवाद चौधरी उनको थ्रेटन कर रहे थे कि हम बाकी लोगों को लेके आ रहे हैं, 60 लोगों को, और हम स्पीकर से मिलना चाहते हैं। और वहां भी ये था कि वो उनको पिटिशन या एप्लीकेशन देना चाहते थे कि राजा रियाज जो प्रिटेंड करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के हैं और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है, अलॉन्ग विद 20 मुनहरफ अराकीन के साथ जो लोटे हैं, तो उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया जाए और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो राजा परवेज अशरफ साहब ने उसको सक्सेसफुली फोरस्टॉल कर दिया। अब इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि इसके सारे फैक्ट्स, आई एम श्योर कोई आप में से ऐसा नहीं होगा जो इसके हकायक और फैक्ट से वाकिफ नहीं होगा। ये सूरत हाल गुज़िश्ता 3 दिन से डेवलप कर रही थी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज इसके अंदर से जो लर्निंग आउटकम या लर्निंग लेसन है, वो मेरे लिए, आपके लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके अंदर सिस्टम का वो डिजाइन है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम के इस डिजाइन को हम शुरू से समझ पाते, इसकी मुनाफकत को, इसको झूठ को, तो हम बहुत सी गलतियां ना करते। सिस्टम इस किस्म का बनता ही नहीं। बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू। पहले थोड़ा सा इसका देख लें कि पीटीआई की और पीडीएम के जो इंटरेस्ट हैं, उन्होंने कैसे फ्लक्चुएट किया। जब अप्रैल, और उनके इंटरेस्ट में कैसे एक चेंज आई है, लेकिन कोर इंटरेस्ट उनके वही है, उसकी फॉर्म जो है एक्सटर्नल, उसमें तब्दीली आई। जब 11 अप्रैल 2022 को
इमरान खान ने यहाँ से ऐलान किया कि हम नेशनल असेंबली को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पंजाब असेंबली होल्ड की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली होल्ड की और रिजाइन कर दिया। कासिम सूरी साहब को डिप्टी स्पीकर को पीछे छोड़ा था कि वो रेजिग्नेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके नोटिफिकेशन इशू करें, जो उन्होंने किए और करके उन्होंने खुद अपना रिजाइन जो है वो दिया और वहां से वो निकले। 17 अप्रैल को राजा परवेज अशरफ साहब ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का क्या इंटरेस्ट था, पीडीएम का क्या इंटरेस्ट था? तहरीक इंसाफ का इंटरेस्ट था कि ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर पैदा किया जाए सिस्टम के अंदर कि जब पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ, जो जिसमें से 20 लोग मुनहरफ हो गए, लेकिन उनके मुनहरफ होने से पहले 155 अराकीन, चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, एक सिंगल ब्लॉक पार्टी थी, तो उसके 155 लोग जब नेशनल असेंबली से निकल जाएंगे तो फिर निज़ाम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े नंबर्स में बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते, एक जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये इंटरेस्ट था इमरान खान और तहरीक इंसाफ का इन द अप्रैल ऑफ 2022। जब पीडीएम की हुकूमत आई, उनका क्या इंटरेस्ट था? उनका इंटरेस्ट था कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ही ना हो जिसके अंदर ये कहा जा सके कि आप बहुत बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस करवाएं, या बाई इलेक्शंस कैसे करवा रहे हैं, जनरल इलेक्शन करवाएं। इसलिए राजा परवेज अशरफ साहब ने ये आर्गुमेंट डेवलप किया कि मैं तो हर आदमी का कुंडी लगा के उसकी शक्ल देखूंगा, लैंप उसके चेहरे पे रखूंगा, मुंह उसका सूंघूंगा, शराब तो नहीं पीवी, अंडर नशा वशा तो नहीं है, और फिर मैं उसके सिग्नेचर वेरीफाई करूंगा, मेरे सामने सिग्नेचर करेगा, शायद उसके बैंक सिग्नेचर भी वेरीफाई करूंगा, फिर जाके मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। और राजा परवेज अशरफ साहब ने अगले 4 महीने तक टिल 28 जुलाई इस पोजीशन पे उन्होंने स्टैंड रखा, और उसके बाद उन्होंने 28 जुलाई को 11 से जो रेजिग्नेशन हैं उनको एक्सेप्ट किया बाय इलेक्शंस करवाने के लिए। उस वक्त एक डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। सो पीटीआई का इंटरेस्ट था इलेक्शन हो, पीडीएम का इंटरेस्ट था इलेक्शन ना हो। आर्गुमेंट पीटीआई का कुछ था, पीडीएम का कुछ और आर्गुमेंट था जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। Where we stand in January 2023? जनवरी 2023 में भी तहरीक इंसाफ असेंबली में सिर्फ इसलिए वापस आना चाहती थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद हुकूमत को गिराया जाए और एक आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। राजा परवेज अशरफ साहब का और पीडीएम का फिर यही इंटरेस्ट था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, हुकूमत ना गिरे, हम जनरली एक बहुत तेजी से एक आम इंतखाबात की तरफ ना जाएं, और जितना ज्यादा टाइम हम बाय कर सकते हैं हम वो टाइम बाय कर लें। सो बॉटम लाइन ये है कि पीटीआई के और पीडीएम के जो कोर सेंट्रल फंडामेंटल इंटरेस्ट और मफादात हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो उस वक्त भी वही थे, वो आज भी यही। जो एक्सटर्नल आर्गुमेंट्स हैं उसमें अलबत्ता जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीली होगी। लेकिन इसका नुकसान जो है वो किसको हुआ? इसका नुकसान जो है वो हुआ पूरे सिस्टम को, पूरे ढांचे को और पूरे निज़ाम को। बिकॉज इस पूरे वाकयात ने, जिस सारे टाइम पीरियड में पीटीआई ये कहती रही कि हम असेंबली से निकलना चाहते हैं, और पीडीएम ये कहती रही कि नहीं नहीं नहीं, देखें द वे फॉरवर्ड इज कि आप असेंबली में आए, मिलकर पॉलिटिक्स करते हैं, अंदर आके मामला तय कर लेते हैं, अगर इलेक्शन करवाने हैं उस पर फैसला करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क बनाना है, या हुकूमत खत्म करनी है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो आपको नेशनल असेंबली के अंदर आना चाहिए। ये वो पोजीशन है जिसको बहुत से लोग मीडिया में, जैसे मजहर अब्बास साहब इसको बार बार सपोर्ट करते रहे, पीएफयूजे के एक्स सेक्रेटरी जनरल हैं, इसको बहुत ज्यादा और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सपोर्ट करते रहे, इसको बार एसोसिएशन सपोर्ट करती रही, इसको इसको आपके बड़े बड़े अखबारात अंग्रेजी के, डॉन फॉर इंस्टेंस पे इदारिया लिखता रहा। आई डोंट नो अब डॉन क्या इसके बारे में सोचता है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक केस ऑफ पिटीशन गया, तो वहां पर भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और फेलो ब्रदर जजेस जो हैं, वो ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो नेशनल असेंबली के अंदर वापस आ जाए। राना सनाउल्लाह ये कहते रहे, राजा परवेज अशरफ ये कहते रहे, बहुत से और लोग ये कहते रहे। वो सारे आर्गुमेंट्स जो थे वो अब हवा में हो गए हैं, क्योंकि अब जब अपने इंटरेस्ट ने फ्लक्चुएट किया है, या शायद उस वक्त भी इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करते, शायद उस वक्त भी वो सब कुछ जो है वो सच नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त इसके ऊपर क्या मौकफ है? क्या इसे कोई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने लेके जाएगा? क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट की कहेगी कि हम तो ये कहते थे कि आप तहरीक इंसाफ को वापस आना चाहिए, जब तहरीक इंसाफ वापस आना चाहती थी तो आपने उसको वापस नहीं आने दिया? आई डोंट नो वेदर ये डिस्कशन वहां पे होती है या नहीं होती। लेकिन इस सारी कार्रवाई का एंड रिजल्ट ये है कि सिस्टम के अंदर यह साबित हो गया कि सिस्टम के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस पर किसी भी चीज पे आप एतमाद नहीं कर सकते। उसके अंदर कंसेंसस मेकिंग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूशन या सब इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी सिस्टम में ट्रस्ट का शदीद फुकदान है। सिस्टम तमाम झूठ की बनाई हुई दीवारों और ईंटों के ऊपर खड़ा हुआ है, उसमें आप किसी की किसी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में एक डॉलर बिल है, $20 का बिल है, उल्टा नजर आ रहा है, और ये इसके ऊपर मेरा ख्याल है एंड्रयू जैक्सन की पिक्चर है। इसकी उल्टी साइड पे इस $20 बिल पे लिखा है, जो आप देख सकते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट।
इन गॉड वी ट्रस्ट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इन गॉड वी ट्रस्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज किस चीज की है, ये वो करेंसी है जिसके अंदर पूरी दुनिया को एतमाद है। पाकिस्तान में आपने बहुत बारिश हो, बहुत लंबी दाढ़ी रखी हो, इमाम मस्जिद भी हो, या आप करप्ट किसी माफिया के मेंबर हों, या एक रिटायर्ड जनरल हों, या एक्टिव जनरल हों, या कॉर्पोरेट टाइकून हों, या सिविल सर्वेंट हों, कि जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग मुल्क से दौड़ना चाहते हैं या पैसे छुपाना चाहते हैं, सब इस डॉलर के अंदर यकीन करते हैं। यही सूरत हाल मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक की भी है, वहां भी यही डॉलर के ऊपर सारे के सारे लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं। अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि कहीं पर भी ये तमाम लोग जो हैं वो अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं खड़ा कर सकते जिसके अंदर ट्रस्ट पैदा किया जा सके। डॉलर अलमाइटी जो है उसको कहा जाता है, उसके अंदर सब ट्रस्ट करते हैं। अब इसके अंदर मेरे लिए, आपके लिए, बाकी सब लोगों के लिए क्या मैसेज है? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल या सोशल सिस्टम जो है उसकी अल्टीमेटली जो कंटिन्यूएशन होती है वो डिपेंड करती है कि क्या लोग उसके वादों के ऊपर, उसकी कमिटमेंट्स पे, उसके स्लोगन्स पे, उसके नैरेटिव के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जिसका झूठ और जिसकी मुनाफकत और जिसकी कमजोरियां, जिसकी बदबू, जिसकी बदनुमाई, जिसकी बदसूरती जो है वो गुज़िश्ता 9-10 महीने में बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। ये इतना खराब हुआ ही इसलिए है कि इसकी बदसूरती को, इसकी जो मुनाफकत थी उसको पूरी तरह से एक्सपोज होने से बचाया गया विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट नैरेटिव, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, अजंसे, एएफपी, व्हाटएवर, एपीपी, और पाकिस्तान का मीडिया मसलसल झूठ बोल के लोगों को, मुझे, आपको, आम आवाम को बेवकूफ बना के बड़े बड़े झूठ बोले गए यहाँ पे। और हर दफा एक नई कहानी सुनाई गई। जिस तरह से पहले हमें एक जमाने में कहानी सुनाई गई जब किसी और पड़ोसी मुल्क में कुछ हो गया, बहुत खौफनाक किस्म की चीज हुई जो अक्ल में समझ नहीं आती थी कि कैसे हो गया, तो हमें ये बताया गया कि ये दरअसल ये जो सारा कुछ किया है ये अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान ने खुद मिलकर किया है ताकि हमें बदनाम किया जाए, हमें रोग स्टेट जो है वो डिक्लेयर करने की ये साजिश है। और हमारे जैसे बेवकूफ़ थे, और आई एम श्योर कि आप में से भी 75-80% कम अज़ कम आप में से हो सकता है बहुत लोग अक्लमंद हों, लेकिन मैं उन बेवकूफ़ों में ज़रूर शामिल था जो मैं सोचता था कि इस किस्म की जो दहशतगर्दी हुई है पड़ोसी मुल्क में, ये इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सिनागोग पे हमला हो गया, ट्रेन स्टेशन पे हमला हो गया, होटलों पे हमला हो गया, मासूम लोगों को मार दिया गया, 250 लोग मार दिए गए। तो ये इट हैज़ नो सेंस, व्हाई वुड समवन लाइक डू समथिंग लाइक दिस। तो फिर ये था कि नहीं, ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि हमें रोग स्टेट डिक्लेयर करना था, हमें बदनाम करना था। ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ये इन लोगों ने खुद की है, और इसमें इसराइल भी जो है इस पूरी साजिश में मुलविस। अब हमें क्या बताया जाता है? अब हमें भी बताया जाता है, मैं एक पीएमएलएन के उस निज़ाम के एक बहुत इंटेलिजेंट सपोर्टर से मेरी चंद दिन पहले बात हो रही थी, उससे पहले मेरी किसी एक ऑफिसर से भी इसी हवाले से बात हो रही थी, तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा कि ये अरशद शरीफ का जो कत्ल कीनिया में हुआ है, ये आप क्यों नहीं समझते कि ये हिंदुस्तान की वहां पर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, और हिंदुस्तान की तो कोशिश होगी उनकी इस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज की कि कोई ऐसी चीज की जाए जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, तो इसलिए अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये उन्होंने कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर अरशद शरीफ का कत्ल उन्होंने कर दिया है, चले मान लेते हैं उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है कीनिया के अंदर, तो ये जो 16 एफआईआर थी ये तो वो नहीं करा सकते थे, और ये 16 एफआईआर किसने कराई, इसकी तो तमाम हकीकत छपनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, जो लोग एफआईआर करवा रहे थे। इसी तरह से जब दुबई से अरशद शरीफ को मजबूर किया गया कि वो निकल जाए वहां से, उसको पहले 48 घंटे दिए गए, फिर 5 दिन उसको दिए गए वहां से निकल जाए, फिर उसको वहां से जल्दी में दौड़ना पड़ा, फिर जो वापस दुबई आना चाहता था उसको दुबई वापस नहीं आने दिया जा रहा था। तो ये सब चीजें जो है इसकी तो कम से कम हमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसकी निशानदेही 2 मेंबर फैक्ट जो फैक्ट कमेटी थी, जो फैक्ट उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। नहीं, ये ऐसे नहीं हो जाता, ये ऐसे हो जाता है, दरअसल ये मामला है, दरअसल ये मामला है। सो ये जो पूरा ढांचा है ये हमेशा झूठ के ऊपर खड़ा रहा है। उस वक्त भी दहशतगर्दी के हवाले से जो है यही सवाल था कि भाई अगर ठीक है ये सारी साजिश इसराइल और अमेरिका ने की है, तो हमारी डोमेन और जुरिस्डिक्शन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट फाइंडिंग हम कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए। लेकिन तारीख गवाह है कि हमने कोई भी क्रेडिबल फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और चीज पूरे 12-15-14 बरस जो है लटकती रही। इन दी एंड इंटरनेशनल फोर्सेस ने प्रेशर डाल के जो वो करवाना चाहते थे वो करवाया, और हमने उसके ऊपर सरेंडर कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि पिछले 8-9 महीने में बहुत सी, अब एक लफ्ज नहीं, मतलब बहुत सी बेकार किस्म की चीजों के मफरूजों के ऊपर नैरेटिव खड़ा किया गया। इमरान खान को चाहिए था नेशनल असेंबली से ना निकलता तो नेशनल असेंबली के अंदर होता, तो फिर नेशनल असेंबली के अंदर से स्ट्रगल करता तो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर से चीजें हासिल कर लेता। एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, इमरान खान को चाहिए था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज भी तोड़ देता तो फौरी तौर पर निज़ाम मजबूर हो जाता कि इलेक्शन करवाता। असम्पशन ये कि निज़ाम मजबूर हो जाता बिकॉज निज़ाम किसी फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है। इमरान खान ने गलती दरअसल ये की कि उसने
उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर ना बनाता तो जनरल बाजवा से और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो हैं वो इतने ख़राब ना होते। इमरान खान ने दरअसल इकोनॉमिक इशूज़ को रिजॉल्व करने में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, वो पूरे कर देता इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। इमरान खान ने दरअसल नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया, उनसे ना स्टैंड करता, सिर्फ इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर फोकस करता तो चीज़ें इस नहज में ना आती। ये सब मफरूज़े क्यों आप बिलीव करते हैं? इसलिए कि आपको और मुझे ये यकीन दिलाया जाता है कि सिस्टम के अंदर किसी न किसी लेवल पे एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। राजा परवेज अशरफ ने पिछले 3 दिन में जो कुछ किया उससे आपको ये पता चलता है कि सिस्टम सारा का सारा शॉर्ट टर्म एक्सपीडियंसी के अंदर खड़ा है, और इसके अंदर इन गॉड वी ट्रस्ट और इन सिस्टम वी ट्रस्ट की किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। जितना ज्यादा बेहतर आप इस चीज को समझेंगे कि ये जो सिस्टम एक्सपीडियंसी इस पे खड़ा हुआ है, ये सिस्टम जो है उतना ही आप सिस्टम को बेहतर करने में अपना एक रोल जो है वो प्ले कर सकेंगे। अब इस चीज पे आ जाएं, इस चीज को भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पे उन्होंने बहुत तेजी से और आसानी से एक एग्रीमेंट और कंसेंसस डेवलप कर लिया। पंजाब में नहीं हुआ। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर इंटरनल कंसेंसस मेकिंग एबिलिटी की ज्यादा ज्यादा एबिलिटी वहां एग्जिस्ट करती है, वहां की पॉलिटिक्स में, कि वो इश्यूज के ऊपर कंसेंसस, रजामंदी, कॉमन ग्राउंड, कॉमन परसेप्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में उतनी इंटरनल पोलराइजेशन नहीं है धड़ों के दरमियान जितनी पंजाब के अंदर है। पंजाब में ऑन क्या हुआ, वहां पीटीआई और पीएमएलक्यू की तरफ से जो पहले 3 नाम दिए गए थे, जिसमें से खोसा साहब ने माजरत कर ली, तीनों ही नाम मैं समझता हूं टू द बेस्ट ऑफ माई जजमेंट बहुत अच्छे मुनासिब नाम थे। और इन दी एंड गो के नवीद कमर चीमा के ऊपर एतराज किया है। जब मीटिंग हुई है अब से चंद घंटे पहले, 3 बजे से लेकर अगले 4 घंटे मीटिंग जारी रही बिटवीन दी पीडीएम एंड द पीटीआई पीएमएलक्यू, तो उन्होंने कहा जी नवीद कमर चीमा के खिलाफ तो बहुत से केसेस भी हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस देखें कि नवीद कमर चीमा भी एक एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, और खास करके सुखेरा साहब का जो नाम था वो तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पोजीशन में शरीफ हुकूमत के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, अभी भी वो एक एक्टिंग सिविल सर्वेंट थे, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे उन्होंने काम किया। उनके नाम पे कंसेंसस हो जाना चाहिए था अगर नीयत नेक होती। उसके मुकाबले में पीडीएम से जो दो नाम आए हैं उसमें आहद चीमा साहब का नाम तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। आहद चीमा तो नैब की कस्टडी में रहे, बहुत पोलराइज, बहुत शहबाज शरीफ के करीब, दूसरी साइड के बहुत खिलाफ, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर, उनकी भला कैसे उन पर कंसेंसस हो सकता। फिर उसके साथ जहां मोहसिन नकवी का ताल्लुक है, यस मोहसिन नकवी की एक इंडिपेंडेंट हैसियत है बाय बीइंग दी ओनर एंड सीईओ ऑफ द सिटी 42, लेकिन उनकी अलाइनमेंट सरदारी साहब के साथ इतनी क्लोज है कि जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ होता है न्यूट्रलिटी का तस्वर है उसको वो पूरा नहीं उतरते। बहरहाल जो इस पे राजा बशारत साहब ने बाद में स्टेटमेंट दी कि अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा, उसको डिसाइड कर लेना चाहिए, ये वो पोजीशन है जो पीटीआई ने पहले कहा था कि हम किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि मामला इलेक्शन कमीशन तक चला जाए। इसकी वजह यह है कि उन्हें ये समझ आ गई है कि पीडीएम सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है, आहद चीमा का नाम तो उन्होंने एक सिर्फ इन्फ्यूरिएट करने के लिए, तंग करने के लिए डाला है। पीडीएम ये चाहती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाएं, और इसीलिए उन्होंने जानबूझ के डेडलॉक पैदा किया है ताकि यहां कंसेंसस जब नहीं होता, हालांकि ये बेस्ट फोरम था कंसेंसस के लिए अमंग द पॉलिटिशियंस, तो जब इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो आप देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, हालांकि राजा बशारत ने कहा है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देख के फैसला करना चाहिए, और जाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब का ऐसा कोई भी सरकार पाकिस्तान या रियासत का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है जो ये जस्टिफाई कर सके कि उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है होना चाहिए केयर टेकर। लेकिन इन एन पॉसिबिलिटी यही है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ये कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि जी आप मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट कर दें, बना दें एज चीफ मिनिस्टर। जब ऐसा होगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी परवेज इलाही और पीटीआई जो हैं उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और यूं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनने का मामला लटक सकता है। वो कितना लटकेगा, क्या वो इतना लटकेगा कि इलेक्शन ही लटक जाएंगे? दिस कैन नॉट बी सेन एट दिस पॉइंट, लेकिन एक स्पैनर जो है उसे जानबूझ के पूरी सिचुएशन के अंदर फेंक दिया गया है। अब उस आखिरी एक डेवलपमेंट पे आ जाएं जो मैं क्विकली इसका जिक्र कर दूं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये चहमगोइयाँ और खबरें तो मुसलसल पिछले 48 या 72 घंटों से लीक हो रही थी। नवाज शरीफ साहब की अपने कहने से पहले पीएमएलएन के जराये का जब कैप्टन सफ्दर ने खड़े होकर जनरल बाजवा के हवाले से या जनरल फैज के हवाले से बातें की, तो पीएमएलएन के और सर्कल्स का ये कहना था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम जनरल बाजवा और जनरल फैज को प्रोसिक्यूट करेंगे डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के हवाले से। लेकिन अब लंदन से नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा अपने से सवाल पूछवाया और उसका उन्होंने जवाब दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने ये सब कुछ किया, सब जानते हैं क्या किया।
और फिर वो पाकिस्तान के तमाम अखबारों को, हिंदुस्तान के अखबारों की ये चीज़ हेडलाइन बनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब एक फुल फ्लेज नया नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आने से पहले, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पहले भी जो मकबूलियत हुई थी वो यही हुई थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा अर्ली 90s में, 93 में, और मैं आई एम ए मैन ऑफ माई सेल्फ। अब नवाज शरीफ साहब एक बार फिर, हालांकि नवाज शरीफ साहब ने जो सारा कुछ किया है, इसके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जनरल बाजवा और नवाज शरीफ थे। 2019 के बाद से उनके बाहमी इश्तराक के नतीजे में ये साजिश हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, और उसके बाद जनरल बाजवा ने अपने ऑफिसर्स को यूज करके, लॉयलिस्ट को यूज करके जिस किस्म का क्रैकडाउन किया, इन सब चीजों के अंदर नवाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट जो है वो उनके सामने मुकदम था। लेकिन अब वही नवाज शरीफ जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ एक नैरेटिव शेप कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स को रीजनरेट करने के लिए। वो ये नैरेटिव बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, मेरी हम्बल ओपिनियन है कि इस स्टेज पे नवाज शरीफ साहब इस नैरेटिव से अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, लेट मी आल्सो कंक्लूड विद सेइंग कि मैं एक दो इंटरव्यूज इस चैनल के ऊपर आपके सामने प्लेस करना चाहता हूं। मैंने शबर जैदी साहब का जो इंटरव्यू किया, वहां बड़े सवालात उठे सीपैक और चाइना के हवाले से। मैंने उसका एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू भी रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैं उसको जीवीएस न्यूज़ पे डालता हूँ, उसको इतनी ज़्यादा वहाँ पर व्यूअरशिप नहीं मिलती जितनी मैं चाहता हूँ कि उसको मिले, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इसी तरह अफगानिस्तान, टीटीपी, अफगान तालिबान के हवाले से जन तारिक खान के साथ मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अगले चंद घंटों में। शायद मैं ये इंटरव्यू यहाँ पे प्लेस करूँ इन क्विक सक्सेशन। तो इसका वेट कीजिएगा और उसको बहुत शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।